हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है और ये जो आपका सब्जेक्ट है ये सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 6 में दोनों में ही है। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की होने वाली है, यानी लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण। देखिए, ये जो बुक है ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा भी रखी है एंड अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कर रहे हैं। और देखिए, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की ये जो वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड आज हमारा वीडियो का पार्ट 3 होने वाला है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें चेक करना मत भूलिएगा क्योंकि वो वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो भी पास आउट होने के लिए अगर आप ये तीनों ही वीडियोज़ देख लेते हैं तो इनफ है, आप इजीली पास आउट हो जाएंगे क्योंकि इस जो सीरीज़ है या ये कहूँ ये जो वीडियोस हैं इसमें सारे ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं वो लिए गए हैं, यानी हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन और आंसर हैं वो लिए गए हैं। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करेंगे। जहाँ लास्ट हमने सेकंड वीडियो में छोड़ा था उसी से आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे, वीडियो नंबर 3 की स्टार्टिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई सार्वजनिक प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, यानी जो नई सार्वजनिक प्रबंधन है इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं ये आपको बताना है। तो परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिखेंगे नई सार्वजनिक प्रबंधन, जिसको हम NPM भी कहते हैं। 1980 और 1990 के दशक में विकसित एक प्रशासनिक अवधारणा है, यानी ये जो है ये 1980 और 1990 में विकसित हुई थी और एक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में या अवस्था के रूप में विकसित हुई थी, जिसकी शुरुआत UK और न्यूजीलैंड में हुई और बाद में यह विश्व भर में फैली। इस अवधारणा ने पारंपरिक लोक प्रशासन की नौकरशाही आधारित प्रणाली की आलोचना करते हुए प्रशासनिक और प्रबंधकीय दक्ष, उत्तरदायी और परिणाममुखी ही बनाने का आग्रह किया। यानी देखिए, ये जो है ये सबसे पहले UK और न्यूजीलैंड में विकसित हुआ था, उसके बाद ही ये विश्व में फैल गया और इसने जो पारंपरिक लोक प्रशासन है, नौकरशाही है, उसकी आलोचना करते हुए जो नया जो प्रशासन है उसका जो प्रबंधकीय दक्षीय उत्तरदायित्व है उसको बढ़ाने या फिर उस पर ध्यान देने का प्रयास किया था। अब हम देखेंगे NPM का उद्देश्य है, यानी NPM जो है उसका क्या उद्देश्य है। प्रशासन में निजी क्षेत्र की प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करके सार्वजनिक सेवा को अधिक कुशल और प्रभावी बनाना, यानी मेन जो मोटिव है वो सार्वजनिक जो सेवाएं होती हैं उसको अधिक कुशल या ये कहें सार्वजनिक जो सभी के लिए सेवा होती हैं उनको अच्छा बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नागरिक नहीं ग्राहक। किस तरह से नागरिक जो हैं वो नहीं होते, ग्राहक होते हैं। किस तरह से NPM के अनुसार जनता को अब केवल नागरिक नहीं बल्कि ग्राहक माना जाता है, यानी NPM के अंतर्गत जो जनता है उसे नागरिक ना मानकर ग्राहक के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब है कि सरकार सेवा लोगों को बेहतर और उत्तरदायी रूप से प्रदान करती है ताकि जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से जो सुविधा है उसको प्राप्त कर पाए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दक्षता और प्रभावशालिता का पर बल। किस तरह से जो दक्षता है और प्रभावशालिता है उस पर बल दिया गया है। नई सार्वजनिक प्रबंधन में संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर कम लागत में अधिक सेवा देने पर जोर दिया गया ताकि कम लागत लगे और सेवा जो है वो अधिक दी जा सके। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे निजी क्षेत्रों की तरह परफॉर्मेंस इंडेक्टर जो है उसे अपनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आउटपुट और परिणाममुखी दृष्टिकोण। किस तरह से इसमें हम देखेंगे NPM केवल इनपुट या प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देती बल्कि परिणामों और प्रभाव पर भी जोर देती है, यानी ये सिर्फ जो इनपुट होता है उस पर ध्यान नहीं देती बल्कि उसका जो आउटपुट होगा, क्या परिणाम निकलेगा, उस पर भी ध्यान देती है। उस परिणामों और उसका जो प्रभाव रहेगा उस पर भी ध्यान देती है। उदाहरण के लिए कितने लोगों को लाभ मिला, सेवा की गुणवत्ता कैसी थी, यानी कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, सेवा की जो गुणवत्ता है वो कैसी है, इन सभी पर जोर देती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निजीकरण और टीकाकरण। किस तरह से NPM के तहत कुछ सरकारी कार्यों को निजी कंपनियों यानी NGOs या ठेकेदारों को सौंपा जा सकता है ताकि लागत कम हो और प्रतिस्पर्धा बढ़े। यानी देखिए, कुछ ऐसे कार्य हैं या कुछ ऐसे नियम हैं जिनको हम ये कह सकते हैं, कुछ ऐसे सरकारी कार्य होते हैं जो हम NGO या फिर ठेके पर दे जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रतिस्पर्धा है वो भी बढ़ती है और लागत कम हो जाती है। उदाहरण के लिए सफाई या फिर परिवहन, अस्पताल सेवा आदि का निजीकरण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रबंधकीय स्वायत्तता। किस तरह से इसमें आप लिखेंगे सरकारी विभाजन और अधिकारियों को कार्य करने की अधिक स्वतंत्रता दी जाती है ताकि वह बेहतर और
त्वरित निर्णय ले सकें, ताकि जो सुविधा है वो अच्छे देने से क्या होता है कि बेहतर और जो त्वरित यानी फटाफट से जो निर्णय होते हैं वो ले पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम इसमें ये देखेंगे, परंतु उनके पारदर्शन की जवाबदेही को तय किया जाता है, ताकि उनकी जो जवाबदेही है वो भी तय हो सके। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे परिणाम आधारित जवाबदेही किस तरह से। ये जो परिणाम आधारित जवाबदेही है इसमें आप देखेंगे एनपीएम में अधिकारियों की जवाबदेही केवल नियमों से नहीं बल्कि उनके काम के परिणामों से तय होती है। यानी जो भी हमारे एनपीएम के अधिकारी होते हैं उनकी जो जवाबदेही है वो सिर्फ नियमों के आधार पर नहीं बल्कि जो काम का परिणाम है उसके आधार पर तय होता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षा अधिकारी की जवाबदेही इस बात से तय होगी कि स्कूल के परिणाम कैसे हैं। यानी अगर स्कूल के परिणाम बहुत ज़्यादा बुरे हैं या फिर बच्चे नहीं ही रेगुलर हैं तो इसका जवाब देगा टीचर। अगर बच्चे रेगुलर हैं, बच्चे खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे जवाब देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी उससे हमें पता चल रहा है कि हाँ टीचर अच्छा कार्य कर रहा है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रतिस्पर्धा का समावेशन किस तरह से विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की छूट दी जाती है ताकि सेवा की गुणवत्ता बेहतर हो सके। अब देखिए अगर प्रतिस्पर्धा या ये कहूँ कॉम्पिटिशन ना हो तो सेवा की जो गुणवत्ता है वो ख़राब हो सकती है। किस तरह से, अगर मैं अभी का उदाहरण लूँ तो देखिए अभी क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हाँ हम ये नहीं, अगर आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करोगे तो आपको हज़ारों टीचर मिल जाएंगे, लेकिन हज़ारों टीचर ये कोशिश करते हैं कि हमारा बेस्ट हो, जिसकी वजह से जो बेस्ट मटेरियल होता है वो आपके पास पहुंच पाता है और प्रतिस्पर्धा भी बेस्ट मटेरियल को पहुंचाती है। उदाहरण के लिए कई बीमा कंपनियों से सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा करवाना, ये भी एक प्रतिस्पर्धा का उदाहरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निजी क्षेत्रों की शैली में प्रबंधन किस तरह से जो निजी क्षेत्र होते हैं उनकी जो शैली है उसमें प्रबंधन होता है। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे एनपीएम में सरकारी कामों को निजी क्षेत्र की तरह चलाने की बात की जाती है, जैसे लक्ष्य निर्धारण, बजट नियंत्रण, समयबद्धता और व्यावसायिक दक्षता, ताकि जो सरकारी क्षेत्र है वो अच्छे से चल सके जैसे निजी क्षेत्र चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा परिणाम आधारित बजटिंग किस तरह से जो परिणाम आधारित बजटिंग होती है। इसमें आप लिखेंगे एनपीएम के तहत बजट केवल खर्च के आधार पर नहीं बल्कि उत्पादन और सेवा के प्रदर्शन के आधार पर भी तय किया जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने बजट तय कर दिया और उस पे जो उत्पादन है, सेवा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, बजट जो हमारा बजट होता है वो उत्पादन और जो सेवा होती है उसके प्रदर्शन के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी योजना से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले तो अगली बार उसका बजट घटाया जा सकता है। यानी देखिए अगर कोई योजना चलाई जा रही है लेकिन उसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं निकल रहा तो अगली बार जो उसका बजट बनाया जाएगा ना उस परियोजना, या तो उस परियोजना को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अगर फिर भी बनाया जाएगा तो उसका बजट लो रखा जाएगा। ठीक है, ताकि उस पर इतना खर्च ना हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग किस तरह से। एनपीएम के अनुसार प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी और ई गवर्नेंस का आधिकारिक उपयोग होना चाहिए, जिससे पारदर्शिता, गति और नागरिक सहभागिता का बढ़ सके। इसी वजह से जो आईटी है उसका प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निष्कर्ष के। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे नई सार्वजनिक प्रबंधन ने प्रशासनिक सोच में एक व्यवहारिक और उत्तरदायी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये एक व्यवहारिक के साथ साथ उत्तरदायी दृष्टिकोण भी है जिसमें उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। यह नौकरशाही आधारित पारंपरिक प्रशासन से हटकर सेवा वितरण, दक्षता और नागरिक संतुष्टि को केंद्र में रखता है। ठीक है, हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि सामाजिक न्याय की उपेक्षा हो गई, अधिक निजीकरण से असमानता की आशंका हो गई, लेकिन फिर भी यह प्रशासन को अधिक और परिणाममुखी बनाने की दिशा में प्रभावी पहलू है या प्रभावी हम इसका रूप दे सकते हैं। यानी देखिए इसकी सीमाएं तो हैं लेकिन सीमाओं के साथ साथ यह अभी भी बहुत ज़्यादा प्रभावी हम इसका प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिजिटल सरकार क्या है। यानी इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डिजिटल सरकार आखिर होती क्या है। तो परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में हम देखेंगे डिजिटल सरकार वह प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सरकार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी का उपयोग करके नागरिक, व्यवसाय और अन्य
संस्थाओं को तेज, पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी सेवा प्रदान करती है। यानी ये जो है, ये सरकारी के साथ साथ जो अन्य संस्थाएं होती हैं उन्हें तेज हो गया, पारदर्शी हो गया और उत्तरदायी जो वो एक तरह से सेवा है वो प्रदान करने का कार्य करती है। इसे ई गवर्नेंस यानी ई गवर्नेंस का विकसित और व्यापक रूप भी कहा जाता है। और इसे ही जो ई गवर्नेंस है उसका विकसित और व्यापक जो रूप है वो कहा जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है नागरिकों को ऑनलाइन सेवा प्रदान करना। ठीक है, ये ऑनलाइन होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाना, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रशासनिक जो दक्षता होती है उसके साथ साथ पारदर्शिता भी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार की कमी भी होती है इसमें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सहभागिता को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हर इंसान अपनी जो भागीदारी है उसे निभा सकता है। अब हम देखेंगे प्रमुख विशेषताएं। अगर प्रमुख विशेषता की बात लिखें तो इसमें आप लिखेंगे सेवा का डिजिटलीकरण, किस तरह से सरकारी सेवा जैसे प्रमाण पत्र, पेंशन, बिजली बिल, टैक्स भुगतान आदि अब ऑनलाइन उपलब्ध हो जाते हैं। यानी ये जो सारी चीज़ें हमारी होती हैं जैसे कि प्रमाण पत्र हो गया, पेंशन हो गया या फिर बिजली का बिल हो गया, टैक्स भुगतान हो गया, ये सभी हम ऑनलाइन देख सकते हैं। हमारे घर में भी जो बिजली का बिल है वो ऑनलाइन फिल होता है। किस किस के घर में ऑनलाइन फिल होता है ये मुझे बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एकल मंच, किस तरह से नागरिकों को कई सेवा एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। ऐसा नहीं है, अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे जाना होता है। उदाहरण के लिए डिजिटलीकरण, उपगम ऐप, आधार पोर्टल, इस तरह से आप इनका उदाहरण ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पारदर्शिता और जवाबदेही, किस तरह से डिजिटल माध्यम से कार्यों की निगरानी आसान हो जाती है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है और सरकार की जवाबदेही बढ़ जाती है। यानी जो भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें होती हैं वहाँ ये सारी चीज़ें हम कम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सहभागिता, किस तरह से नागरिक सोशल मीडिया एंड फीडबैक और ई पिटीशन के माध्यम से सीधे शासन में भाग लिया जा सकता है। यानी अब हम ऑनलाइन के माध्यम से जो ई पिटीशन होती है ऐसी चीज़ें करके शासन में डायरेक्ट भाग ले सकते हैं ऑनलाइन। उदाहरण के माई गोव पोर्टल जो है ये इसका एक उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समय और लागत की बचत, किस तरह से नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जिससे समय, श्रम, धन की बचत हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, नागरिक अपने घर बैठे बैठे ही न्याय ले लेते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिजिटल सरकार के लाभ, यानी जो डिजिटल सरकार है उसके क्या लाभ है। पहला आप लिखेंगे प्रश्न में पारदर्शिता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सरल और तेज सेवा वितरण। ठीक है, इससे हम सरल और तेज जो है सेवा वितरण देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंच हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डेटा आधारित नीति निर्माण हो जाती है, क्योंकि इससे हमारा डेटा आधारित जो नीति निर्माण है वो होता है। अगर हम इसकी चुनौतियों की बात करें तो पहला आप लिखेंगे डिजिटल साक्षरता की कमी, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा लोग साक्षर नहीं है और डिजिटल तो नहीं है, तो इसकी वजह से ये हम कमी के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या, क्योंकि हर जगह इंटरनेट मौजूद नहीं है अभी भी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डेटा सुरक्षा और निजता का खतरा, क्योंकि देखिए अगर हम कोई भी डेटा डालते हैं तो साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, हैक होने लगते हैं, तो ये जो हैकिंग वाली चीज़ है ये हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक असमानता, किस तरह से जो सामाजिक असमानता है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे डिजिटल सरकार एक आधुनिक प्रशासनिक क्रांति है जो शासन को अधिक उत्तरदायी, प्रभावी और नागरिकोन्मुख बनाता है। ठीक है, यह पारंपरिक नौकरशाही से हटकर तकनीकी और पारदर्शिता आधारित प्रदर्शन को बढ़ावा देता है, क्योंकि देखिए जो हमारी पारंपरिक नौकरशाही है उसको हटाकर जो डिजिटल और जो हमारी तकनीकी चीज़ हैं उनको लाता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक और विधायीपूर्ण देशों के लिए डिजिटल सरकार लोकतंत्र की मजबूती और सुशासन की दिशा में एक निर्णायक कदम है, क्योंकि देखिए ये जो है ये हमारे देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेंडर को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। यानी जेंडर क्या होता है इसको परिभाषित करना है, उसकी जो विभिन्न अवधारणा है वो भी आपको बतानी है। चलिए परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिखेंगे जेंडर एक सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। यानी अगर हम जेंडर को देखें ये सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा के रूप में देखी जा सकती है, जो स्त्री और पुरुषों की सामाजिक भूमिकाओं, अपेक्षाओं और संबंधों को परिभाषित करते हैं। क्योंकि देखिए इसमें हम स्त्री और जो पुरुष होते हैं उनके बीच की जो सामाजिक भूमिकाएं, उपेक्षाएं और संबंध होते हैं उनको परिभाषित कर सकते हैं। यह केवल जैविक विविधताओं यानी सेक्स पर आधारित नहीं होती, बल्कि ये समाज द्वारा जो गढ़ित भूमिकाएं और पहचान होती हैं उन पर आधारित होती हैं। क्योंकि देखिए जो हमारी शारीरिक बनावट होती है ये उन पर आधारित नहीं देखी जा सकती, बल्कि जो समाज द्वारा गढ़ित जो कथाएं होती हैं, भूमिकाएं होती हैं या फिर जो पहचान होती हैं उनके द्वारा हम इन्हें देख सकते हैं, जो सीमाएं समाज द्वारा लगाई जाती हैं। अब हम देखेंगे लैंगिकता और जेंडर में अंतर, यानी सेक्स और जो जेंडर होता है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसमें क्या अंतर है। तो इसमें आप लिखेंगे सेक्स जन्म के समय
तय होता है और जैविक होता है, यानी जो सेक्स होता है वो जन्म के टाइम पर ही जो तय होना होता है वो हो जाता है। और जो जेंडर जो होता है वो सामाजिक निर्मित है, जो समय और संस्कृति के अनुसार बदलता है। यानी जो जेंडर होता है वो हमारा सामाजिक निर्मित होता है और ये समय और संस्कृति के अनुसार बदल जाता है। जेंडर की परिभाषा लिखें तो पहला हम देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार इसमें आप लिखेंगे जेंडर वह सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका है जो समाज की व्यक्ति को पुरुष या महिला के रूप में सौंपता है। यानी जो समाज है या ये कहें जो संस्कृति है वो एक तरह से जेंडर में इस तरह से भूमिका निभाती है कि समाज में वो जो लड़की है या लड़का है ये निरूपित या फिर ये सौंपने का कार्य करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समाजशास्त्रियों के अनुसार इसमें आप लिखेंगे जेंडर वह प्रक्रिया है जिसमें समाज यह तय करता है कि एक महिला और पुरुष में ये क्या अपेक्षाएं होती हैं। यानी समाज जो है ये तय करता है कि एक महिला से और एक पुरुष से क्या अपेक्षा की जाती है। यानी महिला की जो सीमा है वो क्या है और पुरुष की जो सीमा है वो क्या है। जैसे कि पुरुषों की सीमा क्या है, वो बाहर जाएंगे, पैसे कमाएंगे और घर आएंगे। महिलाओं की सीमा क्या है कि वो घर रहकर घर बार संभालेंगी, रोटी बनाएंगी और बच्चों को संभालेंगी। ये जो सीमा तय करता है ये हमारा समाज या फिर जेंडर द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जेंडर के विभिन्न अवधारणाएं कि जेंडर की कौन कौन सी अवधारणाएं। इसमें आप लिखेंगे जैविक बनाम सामाजिक अवधारणा, यानी जैविक और सामाजिक हमारी अवधारणा है। इसमें हम देखेंगे, इसमें आप लिखेंगे जैविक अवधारणा में आप लिखेंगे पुरुष और महिलाओं के शारीरिक व हार्मोनल भेद देखे जाते हैं। यानी जो जैविक अवधारणा है उसमें क्या होता है कि पुरुष और जो महिला होती है उसकी जो शारीरिक और हार्मोनल जो भेद होते हैं उनको देखा जाता है। क्योंकि देखिए जो हमारी स्त्री होती हैं और जो पुरुष होते हैं दोनों में जो शारीरिक बनावट होती है वो अलग होती है और जो हार्मोन्स होते हैं वो भी हमारे अलग होते हैं, यानी हार्मोनल भेद भी होते हैं। अगर हम सामाजिक अवधारणा की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे पुरुष और महिलाओं को समाज द्वारा सौंपे गए कार्य अधिकारों और जिम्मेदारियां होती हैं जो कि हमारे जेंडर पर आधारित होती हैं कि पुरुषों का काम सिर्फ पैसे कमाना है वो पैसे कमाएंगी, महिलाओं का काम सिर्फ घर संभालना है वो घर संभालेंगी। तो ये क्या है, ये हमारे समाज द्वारा निर्मित होती हैं। ठीक है, अगर उदाहरण के रूप में लिखें तो पुरुषों को कमाने वाला महिलाओं को गृहिणी माना जाता है। जैसे कि अभी मैंने उदाहरण दिया कि पुरुष जो है वो कमाएंगे और महिला जो है वो बच्चों को पालेंगी, घर को संभालेंगी, बस इतना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पितृसत्तात्मक अवधारणा किस तरह से ये दृष्टिकोण समाज की संरचना को पुरुष प्रधान बनाता है जहाँ पुरुषों का वर्चस्व होता है, जिसकी वजह से क्या है हम पितृसत्तात्मक, जहाँ पुरुषों का वर्चस्व हो वो पितृसत्तात्मक जो समाज है वो देख सकते हैं। महिला आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर रहती है। क्योंकि देखिए महिलाओं को क्या होता है हमेशा आर्थिक रूप में या फिर राजनीतिक रूप में या सामाजिक रूप में हमेशा जो पुरुष होते हैं उन पर डिपेंड रहना पड़ता है, जिसकी वजह से वो हाशिए या फिर कमज़ोर रहती हैं। अगर महिला घर से भी बाहर निकल रही होती है तो उसे अपने घर के जो पुरुष हैं, चाहे वो बाप हों, बेटे हों या फिर हस्बैंड हो या फिर भाई हो, उनको बता कर जाना होता है। बट आदमियों के साथ ऐसा नहीं होता, वो तो जब चाहें जब चले जाते। तो ये जो भेद हैं ये हमारे समाज द्वारा बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे संपत्ति पर पुरुषों का अधिकार, स्त्रियों की कम भागीदारी। यानी संपत्ति जो होती है अगर आपके भी पापा की या फिर फादर की कोई भी संपत्ति है तो उस पर आपके भाई का अधिकार होगा, ना कि आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे समाज में ऐसा ही होता है। वो बात अलग है कि सरकार ने स्त्रियों को भी दिया है, बट पता है क्या सोचते हैं कि हमने इनकी शादी करी है, शादी में जो पैसे लगाए वो वही तो लगा दिया, अब उन्हें संपत्ति में क्यों अधिकार दिया जाए। तो हम ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नारीवादी दृष्टिकोण किस तरह से, जो नारीवादी दृष्टिकोण है उसको देखते हैं। नारीवादी दृष्टिकोण क्या कहता है, यह दृष्टिकोण जेंडर आधारित भेदों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। क्योंकि नारीवादी दृष्टिकोण हमेशा जो जेंडर आधारित भेदभाव होते हैं या कमियां होती हैं उनको उजागर करता है। नारीवादियों का उद्देश्य है समान अधिकार, समान अवसर और सामाजिक न्याय का जो उद्देश्य है वो नारीवादी रखते हैं। अगर नारीवाद की अवधारणाओं की बात करें कि इसकी क्या अवधारणा है तो इसमें आप लिखेंगे उदारवादी नारीवाद, समान कानून और शिक्षा के माध्यम से समानता मापी जाती है या समानता रखी जाती है। अगर मार्क्सवादी नारीवाद की बात करें तो पूंजीवाद और वर्ग भेद को महिलाओं के शोषण का कारण मानते हैं। यानी ये जो है ये पूंजीवाद और जो वर्ग भेद है उसको ही महिलाओं का शोषण की वजह मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे रेडिकल नारीवाद। इसमें क्या होता है पितृसत्ता को मूल समस्या माना जाता है, यानी जो पितृसत्ता है उसी को सबसे इम्पोर्टेंट समस्या मानी जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उत्तर आधुनिक नारीवाद। इसमें आप लिखेंगे जेंडर की स्तर परिस्थितियों को चुनौती दी जाती है। यानी जो जेंडर की
स्थितियाँ होती हैं उनको चुनौती देने का कार्य होता है। अब हम देखेंगे समाज निर्माणवादी अवधारणा किस तरह से, जो समाज निर्माणवादी अवधारणा है उसमें आप लिखेंगे इस अवधारणा के अनुसार जेंडर की कोई स्थायी पहचान नहीं होती। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो जेंडर होता है उसकी कोई भी स्थायी पहचान नहीं होती, बल्कि ये समाज द्वारा बनाई गई एक परिवर्तनशील भूमिका होती है, यानी ऐसी भूमिका होती है जो समाज द्वारा बनाई जाती है और जो हमेशा बदलती रहती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जेंडर भूमिकाएं समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार बदलती रहती हैं, क्योंकि हर जगह जो जेंडर की भूमिका है होती है वो बदल जाती है समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, संस्कृति के अनुसार। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे ट्रांसजेंडर और समावेशी अवधारणा किस तरह से हम ट्रांसजेंडर और समावेशी अवधारणा को देख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे जेंडर अब केवल पुरुष और महिला तक सीमित नहीं है, क्योंकि अब जेंडर को सिर्फ पुरुष और महिला तक ही सीमित नहीं रखा जाता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ट्रांसजेंडर नॉन बाइनरी जेंडर रक्वीर जैसी पहचान जेंडर की विविधता और आत्म पहचान को स्वीकार करती हैं, यानी हम इन सारी विविधताओं को देख सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे अंतर आधार दृष्टिकोण किस तरह से अंतर आधार दृष्टिकोण है। इसमें आप लिखेंगे इस अवधारणा के अनुसार जेंडर को जाति, वर्ग, धर्म, नस्ल आदि जैसे अन्य सामाजिक घटनाओं से अलग नहीं देखा जाता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे यह गरीबी दलित महिलाओं को सिर्फ महिला नहीं बल्कि 3 स्तरों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, यानी जो हमारी दलित या फिर गरीब महिलाएं होती हैं उन्हें सिर्फ महिलाएं होने का भेदभाव या नहीं ऐसी चीज़ें नहीं होती, बल्कि उन्हें 3 स्तरों पर जो भेदभाव है उसका सामना करना पड़ता है, यानी उन्हें 3 स्तरों का भेदभाव देखने को मिलता है। किस तरह से, एक तो महिला होने का, दूसरा भेदभाव होता है उनके साथ में कि वो गरीब हैं, तीसरा होता है कि उनके साथ में जो भी उनकी सैलरी होती है वो उन्हें नहीं दी जाती, यानी पुरुषों से भी नीचे माना जाता है, पुरुषों से हमेशा नीचे माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जेंडर केवल एक पहचान नहीं बल्कि एक सामाजिक अनुभव है जो वो हर व्यक्ति की भूमिका, अवसर और अधिकारों को प्रभावित करता है, क्योंकि हम जेंडर को सिर्फ एक अधिकार या फिर सामाजिक अनुभव नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें हमारी हर तरह की भूमिका, सामाजिक अवधारणा, सारी चीज़ें शामिल होती हैं। विभिन्न अवधारणाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था जेंडर को गढ़ती हैं। ठीक है, आज के समय में जेंडर की समावेशी और न्यायपूर्ण समाज को अपनाना लोकतांत्रिक और मानवाधारित समर्थन समाज के लिए आवश्यक हो गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि आवश्यक माना जाता है। एंड यहाँ आपके जो होल बुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर थे वो कवर हो जाते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं। एंड कहीं भी आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अकेले अकेले पास होने में कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी फ्रेंड भी पास ना हो। तो चलिए आप इस वीडियो को फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।